नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिजीत तिवारी। सीएम डॉक्टर मोहन यादव का ऐलान, सरस्वती लोक का निर्माण। मध्य प्रदेश धार्मिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पुनर्जागरण के स्वर्णिम युग की ओर अग्रसर है। मध्य प्रदेश धार्मिक लोक और सांस्कृतिक पर्यटन के बड़े केंद्र के रूप में अपनी पहचान गढ़ रहा है। उज्जैन के महाकाल लोक की ऐतिहासिक सफलता के बाद प्रदेश सरकार ने अलग अलग धार्मिक स्थलों पर लोक परियोजनाओं का विस्तार तेज कर दिया है। सरकार का दावा है कि प्रदेश में करीब 900 करोड़ रुपए की लागत से 20 धार्मिक और सांस्कृतिक लोक विकसित किए जा रहे हैं। उज्जैन के महाकाल लोक ने जिस तरह देश विदेश के श्रद्धालुओं को आकर्षित किया, उसी मॉडल को अब पूरे मध्य प्रदेश में लागू किया जा रहा है। इसी क्रम में अब भोजशाला परिसर को धार्मिक, सांस्कृतिक और पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने की तैयारी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने घोषणा की है कि धार में भव्य सरस्वती लोक का निर्माण किया जाएगा, जो मां वाग देवी और राजा भोज की ज्ञान परंपरा को समर्पित होगा। इस दौरान मुख्यमंत्री ने राजा भोज शोध संस्थान की स्थापना किए जाने की भी घोषणा की। उन्होंने कहा कि धार अब नई दुनिया में प्रवेश कर रहा है। सरकार की योजना महाकाल लोक की तर्ज पर भोजशाला क्षेत्र को विकसित करने की है, जहां धार्मिक आस्था के साथ साथ भारतीय संस्कृति, संस्कृत शिक्षा और ऐतिहासिक विरासत को भी केंद्र में रखा जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश में 25 मई को वो हुआ जो पिछले 750 साल में नहीं हुआ। यहां पहली बार भोजशाला में मां वाग देवी का पूरे विधि विधान से पूजन हुआ। उन्होंने धारवासियों को न केवल बधाई दी, बल्कि यहां तक कि कह दिया कि अब धार में वो सब होगा जो वो चाहेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विरासत से विकास के संकल्प की बात दोहराई। अब इस घोषणा को प्रदेश सरकार सांस्कृतिक पुनर्जागरण और धार्मिक पर्यटन के बड़े प्रोजेक्ट के रूप में देख रही है। माना जा रहा है कि सरस्वती लोक बनने के बाद धार राष्ट्रीय स्तर पर एक प्रमुख आध्यात्मिक और सांस्कृतिक केंद्र के रूप में उभरेगा। दरअसल धार्मिक लोकों के जरिए मध्य प्रदेश सरकार एक ऐसा इकोसिस्टम तैयार करना चाहती है जहां आस्था, पर्यटन, संस्कृति और अर्थव्यवस्था एक साथ आगे बढ़े। यही वजह है कि अब मध्य प्रदेश को धार्मिक पर्यटन का पावर हाउस बनाने की रणनीति पर तेजी से काम किया जा रहा है। तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने क्या कहा है, पहले आपको सुनवाते, फिर चर्चा पर आगे बढ़ेंगे। आज भविष्य की नई तरह की दुनिया में धार प्रवेश कर रहा है, जिसके आधार पर धार के अंदर धार की भोजशाला का भी निर्णय हुआ और सहजता के साथ पूरे धार वालों को बधाई देता हूं। जोरदार ताली बजाए। आपका लंबा संघर्ष, 750 साल का संघर्ष, और उस संघर्ष में पुरातत्व और कई प्रकार के कारणों से न्यायालय ने दूध का दूध और पानी का पानी किया है। जब आपका ये न्यायालय का निर्णय आया और हम और आप बैठ करके विकास की तरफ देखते हैं, तो आने वाले समय में धार को और आगे बढ़ाने का संकल्प करने की जरूरत है। अब धार सबसे आगे जाके रहेगा, सबसे तेज गति से विकास होगा। पीएम मित्रा पार्क, जो हमारे आदिवासी भाई बहनों के कपास के लिए अब अपने कारखानों से, कपास से लेके कारखाना तक और कपड़े को भी निर्यात करने तक सब प्रकार के संसाधन के बलबूते पर रोजगार के लिए भी औद्योगिकरण पीथमपुर से लगा करके पीएम मित्रा पार्क तक, आज अपना धार पूरे प्रदेश के 55 जिलों में सबसे अच्छी औद्योगिक श्रेणी का जिला हुआ। जोरदार अभिनंदन करें। ये धार का बदलता समय है। अतीत के गौरवशाली पृष्ठ मांडव के जमाने से, भोज के काल से, जिस कारण से धार जाना जाता था, अब उधर बढ़ने का टाइम आया है। मां वाग देवी की कृपा से हमने उनके दर्शन करके धार को और आगे बढ़ाने का संकल्प लिया है, और आगे बढ़ाने का। इसलिए आगे बढ़ाने के लिए धार के साथ ये जो आर्कियोलॉजी पुरातत्व संग्रहालय का भवन है, हमने कहा जो पुरातत्व अनुमति देगा उसमें जितना बन पड़ेगा वो भी करेंगे, लेकिन धार के आसपास की जो जमीन है, जितने विकास के काम है, वो सब करेंगे। यहाँ माता सरस्वती का लोक बनाने की घोषणा करते धार के अंदर। जितने पैसे लगे, पैसे की कोई कमी नहीं आएगी। वो सब होगा जो आपने चाहा। पुरातत्व का, पर्यटन का भी केंद्र बनेगा, साहित्य के लिए भी, एकेडमिक साइड से भी मैं राजा भोज शोध संस्थान की भी घोषणा करता हूं अपने इस धार के लिए। तो आज की चर्चा बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि कई वर्षों तक कई
100 साल तक ये संघर्ष चला, जिसके बाद वास्तविकता में आस्था की जीत हुई है। और जो साक्ष्य वहां पर मिले भोजशाला के प्रांगण में, उसने ये तथ्य कोर्ट के सामने रखे कि यहाँ पर माँ वाग्देवी का स्थान था, यहाँ पर उनकी पूजा अर्चना की जाती थी, लोगों को यहाँ पर शिक्षा दी जाती थी। चलिए आज इसी विषय पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले परिचय करवा देते हैं अपने मेहमानों से। हमारे साथ प्रदेश उपाध्यक्ष हिंदू फॉर फ्रंट जस्टिस आशीष गोयल जी जुड़ गए, आपका बहुत स्वागत है। साथ ही प्रदेश अध्यक्ष अखिल भारतीय संत सभा महंत स्वामी अनिलानंद जी महाराज जी हमारे साथ जुड़ गए, आपका बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत मैं आशीष जी से करूंगा। आशीष जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि सालों का ये संघर्ष रहा है और बड़ा लंबा ये संघर्ष चला है। और इस संघर्ष के दौरान तो कई आंखें ब्रह्मलीन हो गई और इस आश में ब्रह्मलीन हो गई वो कि भोजशाला को उसकी वास्तविक पहचान मिलेगी और वहां पर मां वाग्देवी की पूजा अर्चना की जाएगी। लेकिन आखिरकार सत्य की जीत हुई है, क्या कहेंगे? और अब तो जो वास्तविक पहचान है वो लौटाने की बात भी मुख्यमंत्री ने कह दी है। जी हाँ, बिल्कुल। मां सरस्वती मंदिर भोजशाला की मुक्ति और उसके गौरव की पुनर्स्थापना के लिए हिंदू समाज वर्षों से संघर्ष कर रहा है। पीढ़ियां गुजरते गई, सत्याग्रह हुआ, जो सांस्कृतिक जागरण का काम हुआ, सड़क पर संघर्ष हुआ और फिर एक लंबी कानूनी लड़ाई हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस ने लड़ी है, जिसका परिणाम माननीय हाईकोर्ट का डिसीजन, हिंदुओं को मिली भोजशाला, नमाज हुई बंद, 365 दिन मिली पूजा की अनुमति। तो पूरा हिंदू समाज प्रसन्न है, खुश है। और जो राजा भोज के काल में भोजशाला का वैभव था, जो यहाँ की परंपराएं थी, माँ वाग्देवी की यहाँ स्थापना थी, यज्ञ होते थे, संस्कृत का विश्वविद्यालय होता था, वो सारी चीजें यहाँ के पुरातन वैभव के साथ लौटाया जाए, यही अब सबकी कामनाएं। लंबी लड़ाई, कानूनी लड़ाई भी हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस ने हरिशंकर जी जैन, विष्णु जी जैन, रजना अग्निहोत्री जी के माध्यम से यहाँ लड़ी है। और आपने जैसा कहा तो 2003 का वो संघर्ष में याद करता हूं, जिसमें 3 धर्मवीरों ने अपनी प्राणों का बलिदान दिया है। कईयों ने रासुका झेली, जिला बदर झेला, मुकदमे झेले, कई प्रकार की यातना, प्रताड़ना, संपत्ति कुर्की के नोटिस तक झेले। और पूरा हिंदू समाज ने एक पराक्रम और सामर्थ्य के दम पर भोजशाला के उस समय ताले खुलवाए थे। और ये लगातार सभी पक्षों की ओर से, पूरे सकल हिंदू समाज की ओर से जो भोजशाला की मुक्ति के लिए प्रयास हुआ, तो आज हिंदू समाज पुनः अपनी धरोहर को प्राप्त कर चुका है। नमाज बंद हुई है, 365 दिन पूजा बिना किसी बाधा के, बिना किसी शर्तों के अधीन अब भोजशाला के अंदर होगी। और 721 सालों के बाद ये शुभ अवसर आया है कि मां की पूजा भोजशाला में निरंतर हो रही है। आशीष जी, मुख्यमंत्री ने एक बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि जो पहले कभी नहीं हुआ अब वो होगा और जो आप चाहेंगे वो होगा। बिल्कुल, ये तो सकल हिंदू समाज की इच्छा है, बहुसंख्यक हिंदू समाज की इच्छा है। यातना उनने झेली है, मुगलों ने आक्रमण करा, अतिक्रमण करा, हमारे जो धरोहर है उनको नुकसान पहुंचाया, उसी मलबे से मस्जिद बनाने का प्रयास किया। तो जिस सांस्कृतिक पुनर्जागरण की हम बात करते हैं, जिस धार्मिक पुनर्जागरण की हम बात करते हैं, परम वैभव के शिखर पर भारत माता को ले जाने की जब बात करते हैं, तो ये दृश्य तब उत्पन्न होगा जब इसके पूर्व जो भोजशाला का वैभव था वो प्राप्त होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार है, जो उन्होंने सनातन धर्म वालों की यह बात को माना है और यहाँ पे मां सरस्वती लोक की स्थापना की घोषणा करी है। और निश्चित रूप से मां सरस्वती लोक से केवल धार्मिक गतिविधियां बढ़ेगी ऐसा नहीं है, बहुत सारी चीजें रहती है। धार के पास में मांडू है, महेश्वर है, ओंकारेश्वर है, उज्जैन है, इंदौर है, अमझेरा है। ये पूरा मैं तो कहता हूँ एक धार्मिक सांस्कृतिक पर्यटन कॉरिडोर बनना चाहिए, जिससे कि यहाँ पे विकास भी होगा और पूरे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को भी गति मिलेगी और निश्चित रूप से सनातन धर्म की जय जयकार तो होगी ही। ठीक है महाराज जी, देश का बहुसंख्यक वर्ग जो अपनी पूजा में मंदिरों में जब होता है तो विश्व के कल्याण की कामना करता है। कभी किसी धर्म, किसी पंथ, किसी समुदाय की नहीं, सीधे विश्व के कल्याण की कामना मंदिरों से की जाती है पूजा अर्चना में। उस बहुसंख्यक वर्ग को करीब 750 साल तक संघर्ष करना पड़ा, जिसके बाद मां वाग्देवी की पूजा का अधिकार उनको मिल पाया है।
बहरहाल अधिकार मिल गया है, लेकिन अब जो उसकी वास्तविक पहचान लौटाने की बात मुख्यमंत्री ने कही है और कहा जा रहा है कि वहां पर एक पूरा शोध संस्थान बनाया जाएगा। तो क्या लगता है कि ये शोध संस्थान यानी कि अब एक नए गुरुकुल की शुरुआत वहां से हो रही है, क्योंकि पहले भी वो एक विश्वविद्यालय के रूप में उसकी पहचान थी, वहां पर जो बच्चे पहुंचते थे उनको संस्कृत की शिक्षा दी जाती थी। तो क्या वो वास्तविक स्वरूप मिलता हुआ नजर आ रहा है? बिल्कुल माननीय मुख्यमंत्री जी का हम बहुत बहुत आभार और धन्यवाद करते हैं। और भारतीय न्याय संहिता की भी बहुत बहुत उनकी उनको बहुत बहुत साधुवाद कि उन्होंने पूरी तरीके से विचार विमर्श करके पूरी तथ्यों पर विचार करके और फिर से धार भोजशाला हिंदू समाज को सनातन धर्म को लौटाने का जो प्रयास किया, ये सफल प्रयास के लिए हम बहुत बहुत साधुवाद देते हैं। क्योंकि उस समय जब 1300 ईस्वी के पहले वहां बड़े बड़े विद्वान जो है पूरे विश्व के जो विद्वान हैं वो वहां आकर संस्कृत का ज्ञान प्राप्त करते थे और फिर उसी उन्हीं ज्ञान से जो है पूरा सनातन धर्म का सरोकार होता था। और वही चीज माननीय मुख्यमंत्री जी ने, क्योंकि इतने 750 साल के बाद, क्योंकि 750 साल तक जो पूजा अर्चना सब पूरी धार भोजशाला में बंद रही, तो उससे पूरा सिस्टम जो है वो बिखर गया। लेकिन आज हम माननीय मुख्यमंत्री जी का इसलिए आभार व्यक्त करते हैं और धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने कहा कि वहां एक भोजशाला कॉरिडोर बनेगा, मां बाग देवी का कॉरिडोर बनेगा, वहां जो शोध संस्थान बनाया जाएगा, उस शोध संस्थान में उसी प्रकार के संस्कृत के विद्वानों को फिर से जो है, जैसे कि आज से 1300 साल तो पहले की जो व्यवस्था थी, वही व्यवस्था संपूर्ण रूप से वहां की जाएगी। तो इसके लिए हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और क्योंकि जब जहां कोई किसी कॉरिडोर की या किसी बड़े केंद्र की स्थापना होती है तो उस क्षेत्र के समस्त आसपास के रहने वाले लोगों का विकास हो जाता है, क्योंकि कोई एक पर्यटन हब में भी आता है। और जब पर्यटन हब में आता है तो वहां लोग आएंगे और वहां के लोगों की जो जीविका है वो भी सफल रूप से उनकी जीविका को जी सकेंगे। जी ठीक है, रमेश शर्मा जी, देखिए हमने देखा कि अयोध्या में जब से भगवान राम राजा सरकार की वहां पर प्राण प्रतिष्ठा हुई है, रामलला वहां पर विराजे हैं, तब से अयोध्या का स्वरूप बदल गया है। बड़ी संख्या में वहां पर लोग पहुंचते हैं, अपने आराध्य के दर्शन करने के लिए जाते हैं और वहां पर जो लोग हैं उनकी आजीविका बहुत अच्छे से चल रही है, उनके व्यापार में बढ़ोतरी हुई है। तो क्या लगता है कि अब धार के लोगों की जो जीवन शैली है वो भी बड़ी बदली हुई और बड़ी अच्छी हुई नजर आएगी और वहां से अब विकास की एक नई गंगा बहती हुई दिखेगी? देखिए, स्वाभाविक रूप से इसमें कोई शक नहीं कि धार के विकास को अब नया रूप मिलेगा। और जो मोदी जी का मंत्र है कि विकास के साथ विरासत, अगर आपको ध्यान हो तो पिछले ही साल धार जिले में एक वो प्रधानमंत्री मित्र पार्क योजना का जो भूमि पूजन हुआ है, उसमें पीएम आए थे। तो स्वाभाविक रूप से कपास के आधार पर जितनी आधुनिक इंडस्ट्री हो सकती है वो वहां पर डलने वाली है। और दूसरा फिर उन्होंने जो उसको सरस्वती लोक बनाने की घोषणा की है, तो ये कहीं ना कहीं विरासत को सहेजने की इसमें बात हुई है। और फिर इसमें सरस्वती लोक के साथ उन्होंने भोज अनुसंधान केंद्र बनाने की भी घोषणा की है। तो मैं समझता हूँ ये तीनों बातों से कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश का और भारत का और धार की धरती का जो प्राचीन गौरव है वो समाज के सामने साथ में आएगा। मोटे तौर पर अगर हम धार को देखें तो धार केवल राजा भोज से इस धार की शुरुआत नहीं हुई। अगर हम रामायण काल में देखें तब भी धार का उल्लेख मिलता है, महाभारत काल में धार का उल्लेख मिलता है। ईसा से 800 शताब्दी पूर्व विकसित मानव सभ्यता के चिन्ह वहां पर मिले हैं, वाकणकर जी ने खोजे हैं वहां पर। और फिर ये जो अनूप जनपद महाजनपद हुआ करती थी और अवंती महाजनपद हुआ करती थी, उन दोनों के मध्य में ये धार था, तो एक विकसित क्षेत्र रहा है ये। और सबसे बड़ी बात अगर आप देखेंगे तो यहाँ जो गढ़ कालिका मंदिर है देवी जी का धार के समीप जो बना हुआ है, उसके बारे में माना जाता है वो 51 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। और यहाँ से करीब 50 किलोमीटर 52 किलोमीटर जाना पाव है जो भगवान परशुराम जी की अवतरी स्थल माना जाता है। 50-52 किलोमीटर दूर महेशमती है जो महाराज सहस्त्रबाहु जी की राजधानी मानी जाती है। तो स्वाभाविक रूप से इतिहास के पन्नों पर हम जितना पीछे जाएंगे हमको धार का उल्लेख मिलता है। धार तो क्या ज्ञान की धरा को धार कहा गया है? बना हुआ है जी, ज्ञान की धरा को धार कहा गया है?
देखिए वो चूंकि धारा नगरी रही है वहां पर, धारा नगरी उसका नाम इसलिए था, समय के साथ नर्मदा जी वहां से मीलों अब दूर चली गई हैं। आज भी धार के खेतों में अगर जब खुदाई होती है बहुत गहरे में तो वहां रेत निकलती है, तो ये माना जाता है किसी जमाने में आज से 1 लाख 2 लाख वर्ष पहले ये नगर नर्मदा जी के किनारे रहा होगा। और चूंकि नर्मदा जी का अस्तित्व गंगा जी से भी पहले है, हिमालय से भी पहले है, जब एशियन प्लेट और यूरोपियन प्लेट में टकराई उस समय नर्मदा जी थोड़ा दूर हो गई हैं और बहुत सारी चीज हमसे कट गई हैं और हिमालय उसका कटन हुआ है, वो एक अलग विषय है, उस पर फिर कभी चर्चा करेंगे। तो वो जो धारा नगरी उसका नाम था, ये आगे चल करके उसका नाम धार बना हुआ है। और स्वाभाविक रूप से एक और बात मैं कहना चाहूंगा, यदि हम गुप्त काल के पूर्व के भारत को देखें तो 3 अलग अलग प्रकार के नगर हुआ करते थे। राजनगरी अलग हुआ करती थी, व्यवसाय की नगरी अलग हुआ करती थी, और जो धर्म स्थल होते थे खास तौर से उपासना के स्थल, गुरु के स्थल होते थे, ऋषियों के आश्रम होते थे, वो बिल्कुल अलग होते थे। अगस्त्य ऋषि जब गए हैं विंध्याचल को पार करके दक्षिण में, तो वो धार के पास से ही निकले हैं, यहाँ पर उनका आश्रम वहां बना हुआ है। तो मोटे तौर पर मेरा आपके माध्यम से और महाराज श्री के माध्यम से ये जो शोध केंद्र बनेगा, शोध केंद्र पर पश्चिम की धारा से मुक्त होकर के ये शोध केंद्र बने, भारत का जो मूल स्वरूप है उसके आधार पर ये शोध केंद्र बने। जैसे एक उदाहरण देकर के बात खत्म करूंगा, जैसे पूज्य आदि शंकराचार्य जी को पश्चिम के विद्वान 8वीं शताब्दी का मानते हैं। 8वीं शताब्दी में तो अरबों के आक्रमण होने लगे थे, 712 में मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण हो चुका था। तब यहाँ कोई सनातनियों और बौद्धों के बीच में डिबेट होती नहीं थी। ये जो 2500 वर्ष पुराना जो कार्यकाल है, संग्रह पीठ में पूरे 2500 वर्ष का इतिहास हमारा सुरक्षित है पूज्य आदि शंकराचार्य जी का। तो कहीं ना कहीं उसी तरीके से धार नगरी को भी जो भारतीय मूल है उस आधार पर ही उसका शोध केंद्र बने, ये महाराज श्री के माध्यम से मैं सरकार तक ये पहुंचाना चाहता हूं, आपके माध्यम से जो भारतीय तत्व है उस आधार पर मूल बने। ये जरूर इसमें सावधानी हो, कहीं ना कहीं जो मुखौटा बदल करके कई लोग घुस आते हैं वो सरकारों में वो फिर अपनी अपनी चलाते हैं, वैसी स्थिति ना बने। कहीं ना कहीं जो राष्ट्र का, भारत राष्ट्र का जो परम वैभव अतीत में रहा है उसको पुनर्स्थापित करने के लिए बहुत आवश्यक है कि हम अपने स्वत्व के आधार पर ही शोध केंद्र बनाएं। बिल्कुल जी ठीक है, मैं आपकी बात को आगे बढ़ा रहा हूं। महाराज जी, सरस्वती लोक में किन बातों पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए? सरस्वती लोक में तो वो तो ज्ञान विज्ञान की देवी है, और हमारे आदरणीय अभी रमेश शर्मा जी जो कि बड़े विद्वानों में उनकी गिनती होती है, उन्होंने विस्तार रूप से सारी चर्चाएं जो बताई आपको। तो उन सरस्वती लोक में सबसे पहले तो जो संस्कृत का जो वहां गढ़ कहा जाता था कि संस्कृत जो देवनागरी भाषा और संस्कृत का जो मिलाप हुआ वो धार नगरी में धारा, जैसे उन्होंने कहा कि धारा प्रभाव वहां से पूरा सनातन जो धारा प्रभाव चलता था, वो फिर से उस जब कॉरिडोर बने तो उसमें खास तौर से इन बातों का भी हम भी माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करेंगे आप सब लोगों के साथ में कि जो हमारी वास्तविक सभ्यता है और वास्तविक जो चिन्ह है पुराने, उनको फिर से, जो कि जो आज भी विज्ञान उसी चीज पे काम कर रहा है, जो पुरानी वास्तविक सभ्यताएं थी, जो सनातन संस्कृति की सभ्यताएं थी, जो हमारे संस्कृत के विद्वानों ने जिस प्रकार से शोध किया था ऋषि मुनियों ने, आज विज्ञान जो है उसी पे सर्च करके जो है वो काम कर रहा है। तो क्यों ना हम भी जो है वो पुरानी सभ्यता को फिर से लागू करें, और जो पुरानी एकमात्र सभ्यता थी जो सनातन संस्कृति के नाम से जानी जाती थी, तो उसी के हिसाब से, चूंकि वहां अभी आपके द्वारा अभी बताया गया कि और सभी लोग जानते हैं मध्य प्रदेश के कि वहां महेश्वर है, ओंकारेश्वर है, ये धर्म की नगरियां, और जैनी है, ये सब आसपास है। तो इसका एक कॉरिडोर बना दिया जाए तो इससे कम से कम हमारी आने वाली पीढ़ियां जो हैं वो सनातन संस्कृति को देख सके कि सनातन संस्कृति किस प्रकार है। जी बिल्कुल। आशीष जी, क्या लगता है कि लोक के माध्यम से धार समेत जो आसपास के क्षेत्र हैं उसके विकास का एक नया अध्याय शुरू होने वाला है? बिल्कुल, यह निश्चित रूप से फलदायी होगा क्षेत्र की जनता के लिए, पूरे सनातन धर्म के लिए, अर्थव्यवस्था के लिए, सभी क्षेत्र के अंदर यह लोक फलदायी होगा। क्योंकि धार की जनता ने कहीं ना कहीं भोजशाला के विषय को लेके दंश भी झेले हैं, कई कड़वी अनुभव भी रहे हैं,
और संघर्ष का एक आयाम भी रहा है। तो अब मुझे लगता है कि पूरे धार सहित जिले की और पूरे क्षेत्र की जनता को इसका फल भी मिलना चाहिए। विकास से विरासत की ओर जब हम जा रहे हैं, सांस्कृतिक पुनर्जागरण की ओर जब हम जा रहे हैं, धार्मिक पुनर्जागरण की हम ओर जा रहे हैं। मांडू विश्व का एक अद्वितीय पर्यटन स्थल है, पास में महेश्वर है, मंडलेश्वर है, ओंकारेश्वर है, उज्जैन है, और बहुत जल्दी हमारे मध्य प्रदेश उज्जैन को तो अभी सिंहस्थ जैसे कुंभ का 2028 के अंदर आयोजन है। तो ये सारी चीजें, पास में हमका झमका तीर्थ है जहां पे से रुक्मणी जी का हरण हुआ था। तो ये पूरा जब धार्मिक सांस्कृतिक कॉरिडोर बनेगा तो क्षेत्र की जनता को फायदा होगा ही। टूरिज्म बढ़ेगा, पर्यटन बढ़ेगा, धार्मिक आना जाना बढ़ेगा, और निश्चित रूप से सबसे बड़ी बात यह है कि जो संस्कृत के शोध केंद्र की बात चल रही है, शोध संस्थान की बात चल रही है, हमारी आज की पीढ़ी जो है हमारे अतीत के वैभव से रूबरू होगी। जो हम कहते थे कि राजा भोज के समय एक लकड़हारा भी जो है वो किसी गुरु जी को, संत जी को, महात्मा जी को या कोई राजा महाराजा को यदि गलत श्लोक बोलते थे तो एक लकड़हारा भी टोक दिया करता था। तो वो वैभव हमारा रहा है। यहाँ कितने ही भोजशाला के अंदर ग्रंथ शास्त्र लिखे गए हैं। तो वो आज की पीढ़ी जो है उस वैभव से परिचित होगी, उन्हें पता चलेगा कि हमारे पूर्वजों ने यहाँ पर जो है वो किस प्रकार से अध्ययन किया है, किस प्रकार से ग्रंथों की रचना की है, किस प्रकार से सनातन को बढ़ाने का काम किया है। गुरुकुल यहाँ होता था, 1200 ऋषि मुनि यहाँ रहते थे, बच्चे यहाँ पे वेदारंभ संस्कार से लेके सारे संस्कार सीखा करते थे। तो यह एक संस्कृत का भी बड़ा केंद्र बनेगा, शोध का भी बड़ा केंद्र बनेगा, और निश्चित रूप से सनातन को जो हमारी एक असेट्स मिलने वाली है, मतलब कुल मिला के इस सरस्वती लोक की स्थापना से माननीय मुख्यमंत्री जी की जो कल्पना है, और उन्होंने जो पूरे प्रदेश के अंदर जो सांस्कृतिक और धार्मिक लोक वे जो बना रहे हैं, जैसा कि आपकी स्क्रीन पे भी आ रहा है, आप थोड़ी देर पहले स्टोरी में भी बता रहे थे, देवी लोक बन रहा है, ओंकारेश्वर में लोक बन रहा है, महाकाल लोक बना है, ओरछा में राजा राम लोक बना है, खरगोन में नवग्रह मंदिर है। ऐसे कितने ही लोग जो है पूरे मध्य प्रदेश में आकार ले रहे हैं। तो ये एक सरकार की प्रतिबद्धता भी दिखती है, चाहे वो केंद्र में माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार हो, चाहे प्रदेश में मोहन यादव जी की सरकार हो। इस सरकार की एक सनातन के प्रति प्रतिबद्धता भी है, बहुसंख्यक समाज की भावनाओं के सम्मान के प्रति भी एक ये प्रतिबद्धता है, और निश्चित रूप से इससे क्षेत्र की जनता को भी लाभ मिलेगा, क्षेत्र को भी लाभ मिलेगा, सनातन को भी लाभ मिलेगा, और आने वाली जो पीढ़ी है जो कहीं ना कहीं आजकल संस्कारों को जो है वो सिमटते जा रहे हैं, मोबाइल का ये युग है, उससे अलग हटकर जब अपने अतीत को जानेंगे तो वो स्वयं भी अपना भविष्य अच्छा निर्माण कर पाएंगे, और जो हम राष्ट्रीय धार्मिक पुनर्जागरण की बात करते हैं तो उसमें भी वो सहभागी बनेंगे। ठीक है रमेश शर्मा जी, क्या लगता है कि आने वाले समय में धार जो है वो धार्मिक शिक्षा की नई राजधानी बनती हुई नजर आएगी? देखिए, स्वाभाविक रूप से अभी जो स्वरूप सामने उभरा है उससे तो बिल्कुल ये लग रहा है कि वो एक महत्वपूर्ण केंद्र बनेगा, और न केवल भारत के लोग, मध्य प्रदेश के लोग, बल्कि विश्व के भी लोग वहां पर आएंगे। और निश्चित रूप से जब लोग आएंगे तो अर्थव्यवस्था भी वहां की सुधरेगी और शोध केंद्र भी बनेगा। लेकिन यहाँ एक बात हमको सबको ध्यान रखना चाहिए कि माता सरस्वती का स्वरूप की पूर्णता काहे से है। उनकी पूर्णता, उनका जो संतुलन है वो देवी लक्ष्मी और देवी दुर्गा से उनका संतुलन है। धार में अगर भोजशाला रही है, बाग देवी का मंदिर रहा है, तो इसके बगल में गढ़ कालिका का भी तीर्थ रहा है। तो यदि ज्ञान अर्थ के साथ शस्त्र से संतुलित नहीं होगा तो ठीक उसी प्रकार हो जाएगा जो भी गुंडा चला, भारत को लूटता हुआ चला गया और आकर के गुलामों ने हमारे ऊपर शासन आकर के किया। पहला तो गुलाम वंश बना। तो कहीं ना कहीं ज्ञान को अर्थ के साथ साथ शस्त्र से भी संतुलित होना चाहिए। कहा भी गया कि अग्र चतुर्वेदा पीछे तूर्णिरम धर्म, आगे अगर चारों वेद चले तो पीछे तूर्णिर से भरा रहना चाहिए। वरना कुछ दिन पहले ही हमने देखा कि 25 गुंडे आए मुर्शिदाबाद में और 500 परिवार वहां से पलायन कर गए। तो कहीं ना कहीं अगर हम शोध केंद्र बना रहे हैं, बाग देवी का मंदिर बना रहे हैं, तो बाग देवी की पूर्णता अगर है तो गढ़ कालिका से पूर्णता है। यानी कि शास्त्र के साथ साथ शस्त्र की शिक्षा भी वहां पर दी जाए। तो मैं समझता हूँ उसको शक्ति का केंद्र भी बनना चाहिए। ऐसा ना हो कि केवल धन
ज्ञान के आधार पर बने, तो धन से के आकर्षण से तो लुटेरे आते ही हैं, तो उनकी रक्षा कैसे होगी? शस्त्र से रक्षा होगी। तो संतुलन होना चाहिए त्रिदेवियों का। जी बिल्कुल, देखिए इन तमाम बातों का ध्यान रखना भी बड़ा जरूरी है। और समय हो गया इस चर्चा को यही विराम देना पड़ेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए रमेश शर्मा जी आपका बहुत शुक्रिया। महंत स्वामी अनिलानंद जी महाराज आपका भी बहुत शुक्रिया, और आशीष गोयल जी आपका भी बहुत धन्यवाद। तो सालों साल चले संघर्ष की जीत हुई है और हिंदू पक्ष की जीत हुई है। अब भोजशाला की वास्तविक पहचान लौटाई जा रही है। वहां पर अनुसंधान केंद्र बनाया जाएगा, वहां पर सरस्वती लोक का निर्माण मध्य प्रदेश की सरकार कर रही है, और विरासत से विकास का जो संकल्प प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिया है, उसी पथ पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल चर्चा में इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।